हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द युवान गोमेज यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आपको लास्ट के दोनों की वीडियोस अच्छे लगे हो। इस बार हम आपके लिए काफ़ी सारे मैचेस लाए हैं इस वीडियो में, जिसमें हम मैचेस के प्रीव्यू नहीं पर रिव्यू करने वाले हैं कि आफ्टर मैच वो कैसा खेले, उनके क्या टैक्टिक्स थे, उनके हार जीत का क्या रीज़न था, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा थिंग्स। सो हम शुरुआत करेंगे पहले इंडियन सुपर लीग से, उसके बाद हम जाएंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग, थर्ड हमारा होगा सीरिया और फोर्थ हमारा होगा ला लीगा सेंटेटर। तो ये चार अलग अलग लीग्स के बारे में, टीम्स लीग्स के बारे में हम लेके आए हैं आज आपके लिए। उसमें हम शुरुआत करेंगे इंडियन सुपर लीग में एटीके मोहन बगान और मुंबई सिटी एफसी के बारे में जो ड्रॉ हुआ। उसके बाद हम आएंगे केरला ब्लास्टर्स और पंजाब एफसी के बारे में, जिसमें 2-1 से पंजाब जीती है। उसके बाद सीधा हम पहुंचेंगे मैन यूनाइटेड, क्या लाजवाब विक्ट्री रही है, एरिक टेन हैग का क्या सब कुछ चेंज हो गया है, क्या दे आर ऑन अ राइट पाथ नाउ, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिवरपूल की बात करेंगे कि कहाँ हारे, क्या डिसअपॉइंटमेंट रहा, क्या गलती हुई है, उसके हम ब्रीफ रिव्यू करेंगे। और मैन सिटी का जो मैच था उसके बारे में भी हम ब्रीफ रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे सीरीए। सीरीए में हमें यूवेंटस और एम्पोली के मैचेस की बात करेंगे। उसमें यूवेंटस को क्यों, कहाँ मैच वो ड्रॉ हुआ अपसेट दे सकता है, बिकॉज लीग कंटेंडर में उनको पीछे आ सकते हैं उस रीजन से। और शायद से मेरे हिसाब से यूवेंटस को जीतना चाहिए था, जिस हिसाब से फॉर्म से वो चल रहे थे, जिस हिसाब से उनकी नई सारी साइनिंग्स थी नए प्लेयर्स की। तो मेरे को लगता है कि वो मैच यूवेंटस को इजीली जीतना चाहिए था, पर उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम आते हैं लालिगा पे, जिसमें हम रियल मैड्रिड और रियल सोसिएड की बात करेंगे। हाँ गाइज, आई नो कि एवरीवन मस्ट बी थिंकिंग कि काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी उस मैच में कि पेनल्टीज मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। मैड्रिड पेनल्टीज के बेस पे ही जीत रही है लास्ट 2-3 मैच से, वो गोल्स नहीं मार पा रहे। रियल बेटिस के बाद कोई कन्विंसिंग विन नहीं आ रही मैड्रिड की। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल रिव्यू करेंगे। और तो शुरुआत करते हैं इससे। लेट्स गो गाइस। एनालिसिस हम शुरुआत करेंगे आईएसएल से, जिसमें हम पहले मैच की बात करेंगे एटीके मोहन बगान और मुंबई सिटी एफसी के बीच में। उसमें हम शुरुआत करेंगे एटीके मोहन बगान के मैच के एनालिसिस से। तो जो हमने पहले बात की थी कि एटीके मोहन बगान ज़्यादातर बैक थ्री के साथ उतरना पसंद करती है। इसमें अल्बर्टो रोड्रिगेज, सुभाशिष बोस, दी विश्वास और गोलकीपर में वही विशाल कैद थे। यहाँ पे आपुया से शुरुआत की थी। ए सूर्यवंशी, लिस्टन कोलासो उनके लेफ्ट मिड थे और आशीष राय उनके राइट मिड थे। जैसे कि मैंने बोला था कि आशीष राय आगे भी खेल सकते हैं राइट मिड और राइट बैक दोनों ही पोजीशंस पे। तो ये उनकी स्टार्टिंग थी। ग्रेग स्टुअर्ट को स्टार्ट कराया था, पेट्राटोस और जेसन कमिंस। काफ़ी लोगों का सवाल था कि जैक मैगिन क्यों स्टार्ट नहीं किए मैकलेगिन, पर मैकलेगिन शायद से अभी भी इंजर्ड है, शायद से नेक्स्ट मैच के लिए वो अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सवाल भी किया कि अनुरीत थापा या सहल अब्दुल समद, दीपक तांगरी जैसे काफ़ी प्लेयर्स को बेंच किया गया है, तो क्यों नहीं खिलाया जा सकता। आशीष कुरैन हालांकि अभी इंजरी में है, थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, इसलिए शायद से उनको स्टार्ट नहीं कराया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेवन थी उनकी भी। इधर से देखें तो लिस्टन कोलासो के उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा लेफ्ट विंग पे, शायद से फॉर्म या कोई इश्यू चल रहा हो, बिकॉज नेशनल टीम में भी लिस्टन कोलासो खेले थे तब उनका इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। अगर हम बात करें तो जेसन कमिंस का बहुत अच्छा गेम था, तो पेट्राटोस का भी बहुत अच्छा गेम था। अपूया डिसन गेम, सूर्यवंशी ओके, ग्रेग स्टुअर्ट भी जो प्रभाव मुंबई एफसी में डाल पाते थे वो शायद से अभी यहाँ पे फ्री की या लॉन्ग पासिस है उसमें नहीं दिख पाया। पर हालांकि पहला मैच है, नई टीम में एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली और इम्प्रेसिव वो है एल्बर्टो रॉड्रिगेज। भाई साहब क्या खेला है बंदा, मतलब कितना सॉलिड डिफेंस में, और गोल भी मारा, काफ़ी अच्छा गोल था। मेरे को लगता है कि जब सब्सटीट्यूशन हुआ तो एलरेड उतना अच्छा सॉलिड नहीं परफॉर्म कर पाए डिफेंस में जो अल्बर्टो रॉड्रिगेज कर पाए। शायद से जो दूसरा दो गोल पड़े बाद में जो मुंबई सिटी एफसी ने कम किया, वो अगर अल्बर्टो रॉड्रिगेज होते पिच पे तो शायद वो ना हो पाता। नेक्स्ट टाइम से हमें अटैकिंग शायद से और अच्छे दिखेगी, आशीष कुरैन भी खेल पाएंगे, साथ ही साथ सहल अब्दुल समद थापा भी स्टार्ट करते दिख जाए सूर्यवंशी की जगह। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ मेरे को लगा कि एटीके मोहन बगान का काफ़ी डिसेंट गेम रहा 3-5-2 के साथ। बिकॉज पहला गोल तो वैसे ही ओन गोल था जो टीडी की वजह से हुआ था, तो इतना खतरनाक और इतना प्रभावशाली उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो पर अच्छी टीम है, नई टीम है, ऑब्वियसली अच्छा ही खेलेगी। दुरान कप के फाइनल में ये है मुंबई सिटी एफसी की टीम। मुंबई सिटी एफसी ने 4-3-3 फॉर्मेशन, वही फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें उनके बैक फोर है टीरी, एस पनवर, राल्टे और
एम सिंह, ये उनकी बैक फोर थी। मेरे को लगा शायद से बैक फोर में क्रोमा के साथ स्टार्ट करेंगे, सीरिया के जो डिफेंडर है। हालांकि उन्होंने ही लवाद में आके गोल भी मारा था। तो मुंबई सिटी एफसी की बात करें तो दोनों ही गोल्स इस मैच में डिफेंडर्स ने मारा है। पहला गोल जो टेरी ने मारा काफ़ी अच्छा था, और दूसरा गोल जो क्रोमा ने सब्स्टिट्यूट होकर मारा था। अगर उनके ओवरऑल बाकी सारे प्लेयर्स की बात करें तो बिपिन सिंह का गेम बहुत अच्छा रहा था। उनके लेफ्ट साइड से जो क्रॉसेज यहाँ पे आ रहे थे बहुत सही थे। साथ ही साथ छांगते भी बहुत अच्छा उनके साथ कंबाइन कर रहे थे, वो इनसाइड रन्स भी बना रहे थे। तो काफ़ी प्रभावशाली रहे छांगते और बिपिन एज अ विंगर्स। बहुत अच्छा गेम रहा दोनों का। पर बात करना चाहूँगा उनके नंबर 9 एंड कार्लिस, उनका अच्छा इतना मज़ेदार गेम नहीं रहा। जो शायद से परेरा डियाज जो फिनिशिंग कर पाते थे, जो बॉल को आउट एंड स्ट्राइकर की पोजीशन पे रह पाते थे, वो नहीं रह पाए। बिकॉज काफ़ी सारे हमने क्रॉसेस देखे बिपिन सिंह से, छांगते से, वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा। मिड में उनके बाद खेले वैन नीफ, जो बहुत हमेशा की तरह एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उनके लाइक टैंक की तरह, जो सीडीएम कहते हैं जिसे टैंक होना चाहिए एक, उसकी तरह खेले। जयेश राणे, मेरे को लगा था कि जयेश राणे एज अ सीडीएम खेलेंगे और थोड़ा थोड़ा अटैकिंग ट्राई करना चाहेंगे, क्रेड की थोड़ा अटैकिंग ट्राई करना चाहेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि मंजरो और ब्रैंडम फर्नांडिस खेलेंगे। हालांकि जे टोराल को तो पहले ही हाफ में 40 मिनट्स के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। आई डोंट नो द रीज़न, को अभी कुछ अपडेट्स नहीं आए उस पर कि इंजरी इश्यूज़ है कि क्या है, पर मंजरो को लाया गया था। और मंजरो का फर्स्ट गेम इसलिए इतना इफेक्ट नहीं रहा, पर हाँ ब्रैंडम और मंजरो के आने के बाद पिच पे प्रभाव काफ़ी पड़ा है। बिकॉज वो क्रॉसेस की बात कर लो, वो पासिस की बात कर लो, वो विजन की बात कर लो, दोनों ही प्लेयर के पास है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये दोनों प्लेयर एक साथ पिच पे हो गए और जयेश राणे सीडीएम खेल सकते, अगर वैन नेफ को सेक्रीफाइस करे इधर, तो क्रोमा को एज ए सीबी भी खिला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बैक लाइन भी बन जाएगी, मिड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। और फिगर आउट शायद से उनको करना पड़े उनके स्ट्राइकिंग पोजीशन का, कॉज केरलिस इतना अच्छा तो नहीं कर पाए इस मैच में, पर आशा करते हैं कि आगे के मैचों में अच्छा करेंगे। अगर मुंबई सिटी के एक प्लेयर जिसकी बहुत अच्छी बात होनी चाहिए वो है नुफल। उन्होंने सेकेंड हाफ में आके जो 30 मिनट्स भी खेला, बट दैट वाज सो इम्प्रेसिव 30 मिनट्स, इट वाज सो फैंटास्टिक। लाइक इंडियन कोच की भी नज़र शायद से इस यंगस्टर पे रहेगी, काफ़ी यंग है अभी तो ये थी हमारे पहले मैच की कहानी। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के दूसरे मैच के रिव्यू के पे, जो हम करेंगे केरला ब्लास्टर्स एफसी और पंजाब एफसी के मैच के बारे में, जिसमें हमने देखा कि पहले 80 मिनट तक तो एकदम सूखा भरा था केरला का समुंदर, और पंजाब ने भी कोई भी 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे। काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। क्या लैग किया दोनों ही टीम ने, चलो आज के रिव्यू में ही बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो ये थी केरला ब्लास्टर्स की प्लेइंग 11, जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी 4-2-3-1 से, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे। यहाँ पे प्रीतम गोटाल उनके सेंटर बैक थे। ड्रिंसिक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। एम शहीफ, एस सिंह, सबका ही अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था। अगर बात करें तो यहाँ पे जो गड़बड़ थोड़ी हुई वो इस जगह पे हुई थी, उनके जो फ्रंट फोर थे, जो पेपरा एंड नोआ सदोई, आयमन और राहुल केपी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। रन्स थे, क्रॉसेस थे। नोआ सदाई फर्स्ट हाफ में जब वो मिड में खेल रहे थे तब उतना अच्छा नहीं कर पाए, शायद से मेरे को लगता है स्ट्राइकर और उनके विंग पोजीशंस पे वो ज़्यादा अच्छा खेल पाते हैं। तो आयमन अच्छा कॉलअप कर रहे थे एम शरीफ के साथ, पर नोआ सदाई ऑन लेफ्ट विंग इज समथिंग डिफरेंट। तो जब हमने सेकेंड हाफ में सब्सटीट्यूट होते हुए देखा कि आयमन के दूसरे भाई अजहर आए, मोहम्मद अजहर, तो हमने देखा कि नोहा जब लेफ्ट में चले गए तो तब हमें इफेक्ट दिखा कि हाँ अब ज़्यादा प्रभावशाली है। और जब पेपरा की जगह जिमेनेज आए तो एक उनके पास एक सेंटर मैन था जो अटैक, जिन पे वो क्रॉसेस डाल पाते थे। पेपरा के होते हुए वो लोग क्रॉसेस नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनका कोई ऐसा मैन इन द मिडल या मैन इन द बॉक्स रहता था जो गोल स्कोर कर पाए उनके लिए। तो ये दिक्कत थी केरला ब्लास्टर्स के लिए, जो जिमनीज ने आके 90 मिनट पे गोल किया था। हालांकि पहला गोल पंजाब एफसी ने लुका माचिन ने स्कोर किया था, उसके बाद कमबैक में जिमनीज ने स्कोर किया, पर उसके बाद वो वापस कंसीड कर गए। तो आई थिंक सो अब उनको पहले प्लेइंग 11 मिल चुकी है अच्छी खासी, कि नोआ सदर लेफ्ट विंग और जिमनेज से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मैच में, ये मेरे को लगता है। अगर हम बात करें पंजाब एफसी की तो ये थे उनकी प्लेइंग 11। एम बकिंगा स्टार्ट किए थे, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। प्लेयर अच्छा है। एक बार मैंने सिर्फ
पूरे मैच में देखा कि उसने काफ़ी थोड़ा अच्छा चांस बनाया है, पर ज़्यादा कुछ उस मैच में लगा नहीं उनके लिए कि ज़्यादा अच्छा चांस किया है। अगर बाकी सारे प्लेयर्स की बात करें तो उनका डिफेंस काफ़ी सॉलिड दिखा, आर कुमार की भी काफ़ी अच्छी गोल कीपिंग भी रही, और निखिल प्रभु वगैरह ने भी काफ़ी अच्छा खेला उनके लिए। पर अगर बात करें तो जो इम्पैक्ट पड़ा वो सेकेंड हाफ में पड़ा, और वो भी जब सब्स्टिट्यूशन हुआ, जब लुका मार्चिन आए तब उन्होंने आते ही पहला शॉट उनका गोल पे था, जो शायद से यहाँ से था, और सीधा बस उन्होंने ट्राई ही किया था कि गोल पे मार दे, मतलब बॉक्स में था और थोड़ा बाहर था, एंगल नहीं बना था, पर उन्होंने ट्राई किया कि गोल ही मार दे। नंबर 7 जब उनके आए, ए सुलिसिक, तब उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लिस्टन अगस्टिन को शायद से मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में स्टार्ट करते हुए देखे, लुका मार्चिन को भी स्टार्ट करते हुए देखे। ये दो चेंजेस तो मैं पक्के ही समझता हूँ, बिकॉज बाकी ओवरऑल तो इनका भी बैक फोर तो अच्छा ही खेला, टीम तो अच्छी खेली, पर जो प्रॉब्लम आ रहे थे अटैक्स में आ रहे थे, क्रॉसेज हो रहे थे दोनों साइड से पर अटैक्स नहीं हो रहे थे। ईवीडल भी अच्छा खेले थे, क्रॉसेज अच्छे थे, कॉर्नर्स अच्छे थे, पर वही चीज़ की जो एम्बेकेंगा को यूज़ करना था वो कर ही नहीं पाए, तो यहाँ पर वो लोग लैग कर गए थे। तो आशा करते हैं अब दोनों ही टीम को प्लेइंग 11 मिल चुकी हो, नेक्स्ट मैच में दोनों ही टीम अच्छा करेगी। हालांकि पंजाब एफसी ने बहुत अच्छे से ये मैच जीत चुका है 2-1, उनके नए कोच को भी बहुत बहुत बधाई हो। तो ये था हमारा आईएसएल का रिव्यू। अब हम सीधा पहुँचेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे मैच से, वो होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन में, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-0 से विन ली। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या ही प्लेइंग 11 रही थी एरिक टेन हैग की भी और दोनों ही कोचेस की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो बैक फोर बीच में 3 और अटैकिंग 3 के साथ स्टार्ट किया था, या कह सकते हैं 4-2-3-1 के साथ स्टार्ट किया था, जो फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखती है। अगर हम बात करें रुसेल मार्टिन, तो उन्होंने भी सेम 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था। उसमें काफ़ी अच्छा गेम रहा आज सारे ही प्लेयर्स का। एरिक्सन के साथ मिड में स्टार्ट किया था, जिसका एक प्लेयर जो मैं कहूँगा कि थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था, हाँ मायनो ने काफ़ी इंप्रेस किया था आज पिच पे, कसेमीरो की जगह पे आए थे, तो बहुत अच्छा गेम रहा था उनका भी। अहमद का भी बहुत अच्छा, काफ़ी सही असिस्ट भी दिया और अच्छा गेम भी रहा उनका। उनाना की बात करें, पेनल्टी सेव की, ओ माय गॉड बहुत अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता जनरली उनाना इन गोल सेविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम कंसीडिंग वगैरह, जो बातें चलती रहती है। सबसे बेस्ट गेम मेरे को लगा पूरे मैच में वो होगा शायद से डिलीट का, उस डिलीट ने गोल भी मारा आज और डिफेंसिवली भी इतने स्ट्रॉन्ग बने। आई थिंक सो दिस टू प्लेयर्स गोना बी दैट so good defensive pair for a long time now, because हैरी मैगवायर, राफेल वारान, लिंडेलॉफ काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन अलग नए पैतरे तौर तरीके, पर नहीं अच्छे से फिट हुआ था। डेलोट वापस आ गए उनके पास, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है डेलोट का। पोर्चुगल के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इंटरनेशनल ब्रेक में, और आज के मैच में भी बहुत अच्छा असिस्ट दिया। रेशफोर्ड काफ़ी सारे मैचेस के बाद आज वापस गोल मारा उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा उनके गोल देख के। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिक्सी का परफॉर्मेंस बहुत सही था अटैकिंग में, स्टार्टिंग उनको प्रॉपर नंबर 9 मिल गया है। शायद से मेरे को लगता है जिक्सी एक डीप काइंड ऑफ प्लेयर है जो सेंटर फॉरवर्ड या फॉल्स 9 की तरह खेलता है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग सच अ गुड हाइट, तो वो हेडर्स के लिए फिर भी जाने की कोशिश तो करते ही है, बट मेरे को लगता है तो वो फॉल्स 9 जैसा ज़्यादा खेलता है, जो डीपे की तरह, जो थोड़ा पीछे आके खेला और ब्रूनो फर्नांडिस को चांस मिल जाता है आगे से गोल मारने का या असिस्ट देने का, जगह बन जाती है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। गर्नाचो ने भी काफ़ी अच्छा गोल मारा आके सेकेंड हाफ में। एज ऑलवेज मेरे को लगता है कि गर्नाचो और अहमद के बीच में ये अच्छा कंपटीशन है कि किसको स्टार्ट करना चाहिए किसको नहीं। क्या अहमद को कभी लेफ्ट विंग पे ट्राई करना चाहिए अगर रेशफोर्ड को बेंच करा जाए और गर्नाचो को वही राइट विंग पे करे, तो ये भी काफ़ी अच्छी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज गर्नाचो वैसा प्लेयर है जो ऑलरेडी दोनों विंग पे खेल सकता है। क्या अहमद वो है डेवलप कर पाता है कि दोनों विंग्स पे खेल पाएगा? और रेशफोर्ड को देखा गया है कि सिर्फ लेफ्ट विंग पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट विंग इतने कंफर्टेबल नहीं है। एरिक्सन का काफ़ी डिसेंट गेम रहा था, अगर कंटिन्यू करे, बहुत मैचेस के बाद खेले कह सकते हैं, इसलिए भी डिसेंट गेम रहा होगा। अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते जाए तो आई थिंक सो गेम इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं दूसरे मैच की तरफ, वो होगा हमारा मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड की तरफ। तो सॉरी, मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड की तरफ। अगर इन दोनों टीम की बात करें तो ब्रेंटफोर्ड ने पहले 30 मिनट काफ़ी अच्छा गेम खेला, बहुत इंप्रेसिव, बहुत प्यारा गेम। उनके वीज़ा ने एक गोल भी मारा, बहुत अच्छी उनका स्ट्राइकिंग था। ब्रेंटफोर्ड एक अच्छी टीम है वैसे कहे तो,
इसलिए उन्होंने अच्छा कंपटीशन भी किया, वो बाकी सारी ईपीएल की टीम्स को भी अच्छे से अपसेट दे सकती है अगर उनके सामने अच्छा ना खेले, जैसे कि चेल्सी हो गया, लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया। हालैंड की बात करें, ओ माय गॉड, दिस मैन इज नॉट स्टॉपिंग, स्कोर 2 goals in this match, scored hat-tricks, already has scored 2 hat-tricks in English Premier League. Ederson has already given an assist, and now Ederson has more assists than Antonio. This stats have blown my mind. Ederson always, I think so, in a season gives 1 assist per season. इसके पहले भी 1-2 सीजन में वो गोल से ही हाफ से असिस्ट दे चुके हैं। डी ब्रुयने एंड गुंडोगन की बहुत अच्छी जोड़ी रही। आई थिंक सो यहाँ पे लिविस और कोवेचिच में से कोई एक को शायद से बेंच होना पड़ेगा जब रॉड्री वापस आएगी, बिकॉज रॉड्री को शायद से वो ज़्यादा सॉलिड है डिफेंसिवली, और शायद से कोवेचिच से ज़्यादा वर्क रेट भी मेरे को लगता है कि रॉड्री का है। लुइस का आई थिंक सो वर्क रेट बहुत अच्छा था, और वह अभी यंग भी है तो मैनेजेबल है। सेवेनियो भी बहुत अच्छा खेले और ग्रिलिश भी अच्छा खेले, पर मैं चाहता हूँ कि फोर्डन जब स्टार्ट करेंगे तो शायद से सेवेनियो को बेंच करना पड़े, या बर्नार्डो सिल्वा भी जब स्टार्ट करेंगे तो शायद से सेवेनियो ही होंगे जो सेक्रीफाइस हो गए इस मैच में, ऐसे सिचुएशन में। तो आज तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी के बारे में हम सिर्फ ब्रीफ में बात करेंगे, लिवरपूल के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें, पर देख लेते हैं एक बार कि इनकी जो स्क्वाड है उस हिसाब से शायद से उनको जीतना चाहिए था। कोई मोहम्मद साला हो आपके पास, होटा हो, डियाज हो, मैकलिस्टर हो, इतना अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बाद भी आपने मतलब गोल नहीं मारा। ठीक है, गोल कंसीड करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग बैक फोर के बाद भी अपने कंसीड किया, वो हो जाता है, पर गोल स्कोर ना करना वो अलग बात थी कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाए सब्स्टिट्यूट्स के बाद भी। आर्ने स्लॉट के अंदर अभी तक जितने भी मैचेस खेले सारे विन मैचेस रहे, बहुत अच्छा खेला आर्ने स्लॉट के अंदर। आज का मैच थोड़ा डिसेंट था, ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल जीतना ही चाहिए था, इजी टू विन मैच था नॉटिंघम फॉरेस्ट के बाद, बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट ने काफ़ी मैचेस सालों के बाद मैं लिवरपूल को हराया है यहाँ पे। तो ये था, मेरे को लगता है कि एक अच्छा अपसेट दे चुके हैं ऑलरेडी लिवरपूल को लीग टाइटल के लिए। अब आज जाते हैं हम सीधा इटली। अब वहाँ पे हम बात करेंगे एम्पोली और यूवेंटस के मैच के बारे में। ओ मैन, एम्पोली हैज़ गिवन अ गुड अपसेट टू यूवेंटस, बिकॉज वैसे ही सीरिया में टाइट रहता है लीग टाइटल जीतना, बिकॉज एसी मिलान, इंटर मिलान, एटलांटा, इतने अच्छी अच्छी टीम्स है जो लगातार जीतते आ रहे। यूवेंटस वाज आल्सो हैविंग अ सो गुड फॉर्म अंदर दैट कोच थियागो मोटा, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी बहुत अच्छा खेल रहे थे। डिफेंसिवली स्टिल दे आर सो स्ट्रॉन्ग, मेरे को लगता है गार्टिया, ब्रेमर अब उनके परमानेंट वो बन चुके हैं जो बोनेची और चिलेनी रहते थे, और दोनों ही काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। पर इतने अच्छे नए साइनिंग्स लाइक लहिक होने के बाद, फिर आपके पास यिल्डिज होने के बाद, गोंजालेस होने के बाद भी आप अगर स्कोर नहीं कर पा रहे तो फिर कहीं तो आई थिंक सो दिक्कत है, थोड़ी सी है, बिकॉज व्लाहोविक का इतना अच्छा गेम पूरे सीजन में नहीं रहा। हालांकि आज के मैचेस में यूवेंटस ने हर जगह आगे रहे थे, 15 शॉट्स थे उनके, 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे। हालांकि वो तीनों अगर स्कोर होते अच्छे से कर पाते टारगेट पे तो स्कोर भी हो सकते थे। अगर बात करें पासिस की तो शायद से 600 पास यूवेंटस खेल चुकी थी, और बहुत ही अच्छा पासिंग भी रहा था, बॉल पोजीशन भी ज़्यादा टाइम उनके पास ही था पूरा। तो यूवेंटस का बहुत अच्छा मैच वैसे रहा है, पर गोल स्कोर ना होने की वजह से उनको एक अच्छा अपसेट मिल चुका है, बिकॉज उससे नेपोली, एटलांटा, रोमा, इंटर मिलान और इसी मिलान को उनसे आगे निकलने का एक चांस मिल चुका है। सीधा आते हैं हम लास्ट अपने मैच के बारे में, वहाँ पे वो है रियल मैड्रिड और रियल सोसाइटी के मैच के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा था, इट वॉज सो गुड, सो इंटरेस्टिंग, दिस वॉज ग्रेट लाइन अप इधर। अगर इसके बाद हम रियल सोसाइटी खेले, रियल सोसाइटी कार्लो एंचेलोटी ने भी कह दिया था कि रियल सोसाइटी डिजर्व द विन, बिकॉज भाई साहब जो खेले थे, कुबो, सादे, गोमेज, बेकर, सब पर चढ़ के खेल रहे थे, यहाँ पे एकदम इस पोजीशंस पे आ रहे थे। हालांकि देखा हमने सादिक को कि यहाँ से एक शॉट लिया जो पोल पे लगा, और एक चीज़ मेरे को लगी कि कुबो और राइट विंग पे ज़्यादा आ रहे थे, कुबो और बेकर स्विच कर रहे थे, और गोमेज भी लेफ्ट विंग बहुत अच्छा खेल रहे थे, और लोपेज पीछे से रन बना रहे थे। पर एक चीज़ मेरे को लगा कि सदिक के उन्होंने हाइट का भी फ़ायदा ही नहीं उठाया। मैन इज हैविंग अ सो गुड हाइट, सो गुड, he can be like just Benzema, Ronaldo or Osimhen, who can just be in the box, kick the ball, head the ball, anything. So crosses आए पर वो आए ही नहीं। ज़्यादातर हमने ट्राई किया कि यहाँ से पास करने की कोशिश की है या यहाँ से पास करने की कोशिश की है, जिसमें रूडिगर मिलाटे उनको रोक लेते थे ज़्यादातर टाइम, इसलिए फिर उनको बॉक्स के बाहर से शॉट्स लेना पड़ता था। ओवरऑल गेम काफ़ी अच्छा था, बहुत शॉट्स थे, शायद से 3 शॉट्स ऐसे थे जो पोल को छू के गए,
पोल बचा चुका है, वो तीनों के 3 गोल्स भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, डिफेंसिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ये एक बात करें, अराम्बुरू ने येलो कार्ड लिया पर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज विनीशियस जूनियर के साथ में टैकल करना इतना इजी वैसा भी नहीं रहता। अगर मैड्रिड के गेम की बात करें तो ओवरऑल डिसेंट गेम था, जिसमें ब्राहिम दियाज को फर्स्ट 25 मिनट्स पे सब कर दिया गया था, बिकॉज इंजरी हो गई, शायद से 1-2 महीने के लिए ब्राहिम दियाज अब बाहर है। तो आई थिंक अब तो रॉड्रिगो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उस सीज़न पे, वैसे ही इतने सारी इंजरीज चल रही है मैड्रिड के साथ। तो फिर रॉड्रिगो को लाया गया। रॉड्रिगो का गेम देखो डिसेंट नहीं है, रॉड्रिगो ऑलवेज प्लेज अ गुड गेम, बट व्हेन जब आपके वो रॉड्रिगो असिस्ट नहीं मार पाता है, गोल नहीं मार पा रहा, जब आपके पास किलियन एम्बापे और विनीशियस हो तो रॉड्रिगो का गेम थोड़ा डग जाता है। अगर हम बात करें, गुलर का बहुत अच्छा गेम था, ही कैन बी प्रॉपर सेंटर अटैकिंग मिड, वो स्विच भी करते हैं राइट मिड पे, पर आज मेरे को गुलर से वो विजन नहीं दिखा, वो क्रॉसेस वाला, ना ही गुलर से मेरे को वो लॉन्ग बॉल के एफर्ट शॉट्स ट्राई करने के। आई थिंक सो गुलर इज गुड एट दैट लॉन्ग बॉल्स शॉट्स, तो उनको यहाँ से शॉट्स ट्राई करने चाहिए थे, जो मेरे को नहीं दिखे। ओवरऑल शॉट्स की बात करें मैड्रिड के तो काफ़ी कम थे इन कंपेयर टू रियल सोसाइटी, हालांकि मैड्रिड के ज़्यादा होने चाहिए थे। पोजीशन थोड़ा ही फ़र्क था, मैड्रिड का थोड़ा सा ज़्यादा था। मॉड्रिच से बहुत अच्छा गेम रहा, काफ़ी अच्छे पासिस रहे, कवर बैक भी अच्छा कर रहे, बैक ट्रैक भी अच्छा कर रहे थे। गुलर उतना वर्क रेट नहीं दिखा कि वो डिफेंस में इतना पीछे बैक ट्रैक कर पा रहे, इतना जल्दी से इजीली मूव कर पा रहे हैं। बाकी बात करें तो मेंडे काफ़ी सॉलिड थे। विनीशियस एम्बापे की बात करें तो उनका गेम काफ़ी अच्छा था, बिकॉज एम्बापे जो लेफ्ट विंग से आके रन बना रहे थे और आगे कर रहे थे। बस वही है कि फाइनल थर्ड में फिनिश नहीं कर पा रहे। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई वो पेनल्टी है नहीं है, ये है वो है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है डिस्कशन, ये तो मैड्रिड है इसलिए ऑब्वियसली बनेगा ही। पर आई थिंक सो कार्लो एंचेलोटी विल लुक आउट टू इट कि कैसे करना है, क्या करना है। हालांकि रियल बेटिस के अलावा नहीं रही है, बट या वी आर 34 टाइम्स, आई थिंक सॉरी 35 टाइम्स ला लीगा विनर्स, 15 टाइम्स आई थिंक चैंपियंस लीग विनर। तो यार सवाल तो नहीं उठाना चाहिए इस टीम ऐसी टीम पे जिसने इतने सारे राइडर्स ऑलरेडी जीत चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड है, और मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। तो मैं ये सब मैं नहीं मानता भाई, पेनल्टी तो पेनल्टी से जीते भाई। जब मैन सिटी के सामने जीते, लोग बोल रहे हैं बस को पाक कर दिया, पूरा डिफेंसिवली खेल रहे हैं और बस अब शॉट्स ले ही नहीं रहे और जीत गए। भाई जीते ना, वही तो इम्पोर्टेंट है, विन इज इम्पोर्टेंट, विन इज वॉट अलाउ यू टू अचीव द लीग टाइटल्स एंड यूसीएल टाइटल्स। तो भाई वही है। बट हाँ, कह सकते हैं कि बार्सिलोना जितना स्मूथ नहीं दिखी, कि बार्सिलोना अभी तक लीग में ला लीगा में बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ है, उतना मेरे को रियल मैड्रिड या किसी को भी नहीं लगा होगा। बिकॉज काफ़ी सारे कंसर्न यही है कि टोनी क्रूज और नाचो के जाने के बाद, और साथ से चुआमेनी, कामाविंगा, बेलिंगम जैसे टॉप 3 अच्छे मिडफील्डर्स, तीनों के 3 इंजर्स है। तो वही बात है, मेरे को लगता था शायद से सिबायोस स्टार्ट कर सकता है मॉड्रिच या गुलर में से एक की जगह, क्योंकि सिबायोस थोड़ा वो देता है कि लिंक अप प्ले ज़्यादा अच्छे से कर पाए, या फिर वो पासेस या वर्क रेट भी ज़्यादा अच्छा है गुलर से। और सिपाहियों वो लिंक के लिए बहुत अच्छा हुआ था, कि हमने रियल बेटिस के सामने देखा था कि सिपाहियों स्टार्ट किया था और उनका क्या कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो गाइज ये था हमारे आज के सारे मैचेस का एनालिसिस, ये था हमारा मैचेस का सारा ब्रेकडाउन, जिसमें हमने बहुत सारी टीम्स का डिटेल रिव्यू किया और 2 टीम्स का हमने ब्रीफ रिव्यू किया। डिटेल रिव्यू में हमने बात किया पूरा कि एटी के मोहन बगान मुंबई सिटी में क्या टैक्टिकल ब्रिलियंस था, पंजाब एफसी ने कैसे अपने मैचेस में कमबैक किया और मैच जीता था, फिर लिवरपूल ने कहा मैं लैग किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना कन्विंसली वो विन करी साउथहैम्पटन के सामने, फिर यूवेंटस को कितना अफेक्ट कर सकता है ये उनका ड्रॉ अपसेट उनके लीग टाइटल के रेस में, और साथ ही साथ रियल मैड्रिड के बारे में कि कितना और टाइम उनको लगेगा, आगे आने वाले यूसीएल भी आ रहा है जल्दी, तो क्या यूसीएल में उनको कन्विंसली विन मिल पाएगी, क्या वो मोर गोल्स फाइंड कर पाएंगे, गोल्स विदाउट पेनल्टी, क्या पेनल्टी के साथ जीतना, सारी चीजें हमने डिटेल डिस्कस की है। फटाफट से मेरे को 2 चीजें कमेंट में बता दीजिए। पहला कि ईपीएल, ला लीगा, सीरी ए का टॉप स्कोरर, गोल्डन बूट विनर कौन रहेगा, और दूसरी चीजें आपकी क्या राय है कि एम्बापे और विनीशियस जूनियर मिलके कितने गोल्स मारेंगे इस सीजन। फटाफट से मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून गाइस।